नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। स्लॉटर हाउस के विरुद्ध लोगों ने की शिकायत, उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में हुई अस्पतालों में छापेमारी, लगने लेने गए युवक पर बाघ ने किया हमला। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुसरण परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश भट्ट ने की प्रेस वार्ता। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का हुआ भव्य स्वागत। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने की अपने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित। विकासखंड सभागार में हुआ अधिकारियों की बैठक आयोजित। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में स्थित स्लॉटर हाउस का ठेका नगर पालिका प्रशासन द्वारा नियमों के तहत दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पर मानक के तहत जानवर नहीं काटे जा रहे हैं। इसके साथ ही नियम के विरुद्ध मांस को उत्तर प्रदेश के अलावा विदेशों में भी सप्लाई किया जा रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, समीक्षा बैठक में मैंने इस मामले को उठाया था। जब डीएम महोदय यहाँ पर आई थी तो विधायक जी भी थे, तो इसमें लगातार शिकायत मेरे पास कुछ दिनों से आई कि बाहर से पशुओं को वाहन से लाया जा रहा है और गैस गोदाम के पास जो स्लॉटर हाउस है उसमें जो है उनको काटने के बाद मशीन से फिर वापस ले जाया जा रहा है। वाहन से लाना और फिर ले जाना। तो 25 का मानक है। जो टेंडर की शर्तों में जो 18 नियम है उसमें साफ साफ लिखा है अगर बाहर को आप निर्यात करोगे तो टेंडर कैंसिल होगा। लेकिन बिना मानकों की अनदेखी की जा रही है। खताड़ी में 12 दुकानें और गोलागट्टी में 4, 16 दुकानें, 25 का इनका मानक है और उसको भी ये पूरा नहीं कर रहे हैं। तो बार बार शिकायत आना और जो सिंचाई की नहर है उसमें खून और गंदगी बहना और गांव वाले लगातार इसकी शिकायतों कर रहे कि वहाँ के लोग बदबू से बड़ा परेशान थे। तो इसमें कई अनियमितताएं पाई गई। तो हमने इसको डीएम महोदय के समक्ष रखा तो उन्होंने तत्काल ईओ साहब को कहा कि आप इसकी चाबी अपने पास ले लीजिए। ठेकेदार से चाबी ले ली गई है और उसके बाद उसमें कार्रवाई हुई है और चाबी इनके पास आ गई। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कहीं ना कहीं अभी भी हमें इसमें शक है कि 80% काम हुआ है, 20% काम होना है, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है। विदेश को एक्सपोर्ट हो रहा है ये माल, यानी कि यहाँ से इतनी चौकियाँ पड़ती हैं, कैसे ये माल जा रहा है और कैसे ये वहाँ से लेके आ रहे हैं। इसमें शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों के क्रम में आज सुबह प्रातः 4 बजे के करीबन वहाँ का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में ये पाया गया कि जो उनकी क्षमता है 25 जानवर की, अंदर 25 जानवर ही पाए गए, लेकिन अन्य प्रकार की जो अनियमितताएं हैं वो पाई गई। जैसे कि जानवरों को मारने से पहले स्टन गन से बेहोश किया जाना है, उसके बाद इसको काटा जाना होता है, लेकिन वहाँ पे उनको बिना बेहोश के ही काटा जा रहा था। उसके अलावा जो खून है, जो उसकी खाल होती है या उसकी आंतें होती हैं, उनका भी नियमानुसार निस्तारण नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा जो विभिन्न लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं उनका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड उनके द्वारा मेंटेन नहीं किया जा रहा था और ना ही ये क्लियर हो पा रहा था कि कौन व्यक्ति कहाँ से लेके आ रहा है और कहाँ लेके जा रहा है। इसका कोई भी रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं पाया गया। अभी तत्काल ये निर्देश दिए हैं नगर पालिका को कि जब तक ये सारी अनियमितताओं को दूर नहीं करते तब तक इसका संचालन रोक दिया जाए। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती में उपजिलाधिकारी गौरव चटवाल के नेतृत्व में राजस्व विभाग, नगर पालिका, चिकित्सा विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने सहारा नर्सिंग होम व एमएस पॉली क्लिनिक पर छापेमारी की। आपको बता दें, इस दौरान जो नाम सामने आए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाने और आगे भी ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मिली कि यहाँ पे जो गर्ल अल्ट्रासाउंड वाली गली के पास एमएच फार्मा के पास एक सहारा नर्सिंग होम है जो इलीगली जो है इलाज कर रहा है और डिलीवरी भी करा रहा है और उनका बोर्ड भी यहाँ पे आप पीछे देखेंगे लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारी सुविधाओं का जिक्र किया गया, लेकिन वो कोई सुविधा अंदर प्राप्त नहीं हुई और ना ही किसी तरह का ट्रेंड स्टाफ या डॉक्टर यहाँ पे पाया गया। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल ही इलीगली नर्सिंग होम संचालित हो रहा था, क्योंकि यदि ये लीगल होता तो यहाँ पे पूरी डिग्री, डॉक्टर्स का नाम और बाकी चीजें सुविधाएं यहाँ पे जो मरीजों को दी जानी वो दी जाती हुई मिलती। पहुंचे तो यहाँ पे एक महिला एडमिट थी जिसका डिलीवरी हुई थी यहीं पे कल रात, और उनसे पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि कौन डॉक्टर है। उन्होंने 1-2 नाम लिए हैं, उसकी अभी जांच की जाएगी और इसलिए सीएमएस साहब द्वारा यहाँ पे जो है इसको फिलहाल जो जिन कमरों में ये नर्सिंग होम संचालित हो रहा था उसको सीज करने की कार्रवाई चल रही है और आगे भी जो इसमें नाम आए हैं उनके विरुद्ध जो है जाँच की कार्रवाई इसमें की जाएगी। देखिए, जैसे आपको पता है पीछे भी हमने 2 हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के खिलाफ हमने कार्रवाई की थी और आगे भी ऐसे हॉस्पिटल के जो कुछ नाम हमारे संज्ञान में आ रहे हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से उसमें एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम साहब के द्वारा मुझे सूचना देकर के बुलाया गया, तो यहाँ पर आकर के देखा हमने तो उसमें एक सीजरियन सेक्शन की महिला और 2 और मरीज पड़े हुए थे, लेकिन उनको अटेंड करने के लिए ना तो यहाँ कोई स्टाफ नर्स थी ना कोई डॉक्टर था और सारा ये जो अस्पताल है ये अवैध रूप से चल रहा है। इसके ऊपर इसको सीज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जो भी जिम्मेदार है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा, try this. लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रामनगर में तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत मालदन क्षेत्र में लकड़ी लेने गए एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया। आपको बता दें, बाघ ने युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं अब वन विभाग ने घटना क्षेत्र व आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारा जो मालधन के पास जो ढेला बैराज है, वहां उसके आसपास जंगल में वो जो युवक था वो लकड़ी बीनने के लिए गया हुआ था, बता रहे हैं। तभी बाघ ने उसके ऊपर हमला किया और उसको पहले तो प्राथमिक उपचार इसका यहाँ पे रामदत्त जोशी जो चिकित्सालय वहां कराया गया। फिर उसके बाद में उसको हायर सेंटर सुशीला तिवारी रेफर किया गया है। अभी तो स्थिति उसकी कंट्रोल में है बताई जा रही है और हमारा स्टाफ भी वहां पर है और हम लोग पूरी सहायता कर रहे हैं उसकी। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। आपको बता दें, खासकर विषम भौगोलिक स्थिति में निवास करने वाले लोगों को इन योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए। वहीं टोल फ्री 104 हेल्पलाइन को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, जो कि 24 घंटे 7 दिन संचालित हो रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, हमारी सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के सुदूर अंतिम छोर पर और अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य की सुविधाएं ये मुहैया कराई जाएं। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। उत्तराखंड के हर एक नागरिक का स्वास्थ्य उत्तम रहे, हर एक नागरिक को अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की स्वास्थ्य की सुविधाएं जो बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक की जो अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं चल रही, उन सारी योजनाओं को और सुगमता के साथ, सरलता के साथ लोगों को पहुंचाने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है, उसको और गति देने के लिए हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उसको और तेजी लाने का प्रयास करेंगे। कहीं भी अगर कोई उसमें अगर कुछ अभी कमियां हैं तो उस कमियों को दूर करके सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए प्रयास करेंगे। सालों से अधर पर अटकी जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद पहली बार हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बीजेपी कार्यालय में पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी के साथ ही तराई के क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। क्योंकि जो पहली बार मांग उठाई थी 1900 मैं अभिभूत हूँ और गदगद हूँ। जमरानी बात के लिए माननीय नारायण दत्त तिवारी जी, केसीपन जी, इलापन जी, बाबा जी, बल्लाद जी और भगत दास सभी लोग लगे हुए थे। उसके बाद मैं आया तो कोश्यारी जी ने बार बार मुझसे कहा कि जमरानी बात पर लगातार काम करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाते रहो। और वो राज्यपाल बनने के बाद भी मुझसे पूछते रहे क्या प्रोग्रेस है। लगातार मैं मॉनिटरिंग करते रहा, एक एक स्टेप करके देखते रहा। मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। 3 जुलाई 2019 को मुझे पहली बार संसद में जाने पर, पहले सत्र चलने पर, पहले ही बार में जमरानी बांध का जो सवाल है 0 आवर में उठाने का मौका मिला। ये मेरी मेडन स्पीच रही। रामनगर विधायक दिवान सिंह बिष्ट ने अपने कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्रीय व राज्य सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। साथ ही उन्होंने जिले से बरसों पुरानी मांग धनगढ़ी नाले पर पुल निर्माण के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 29 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि स्वीकृत कर इसका शासनादेश जारी करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। जो हमारा धनगढ़ी पनौत पुल जो बहुत पुरानी मांग हमारी है, आज धनगढ़ी पुल का जो हुआ है और नए लेवल में, यानी कि उसका विस्तार हुआ है। पहले जो 100 कुछ मीटर था, जो 220 मीटर के आसपास, 150 मीटर था, 220
मीटर जिसकी लंबाई बढ़ रही है, क्योंकि पूर्व में उसको 18 महीने में पूरा होना था, ठेकेदार पूरा नहीं कर पाए, तो नए कॉर्पोरेट प्रशासन ने उसमें रोक लगाई। उसके बाद उसकी हाइट बढ़ाकर जो एनटीसी है हमारा, उसने भी एनओसी दे दी, कॉर्पोरेट पार्क ने भी। तो नए डीपीआर के माध्यम से 29 करोड़ 65 लाख का कलजुआ हुआ है, जिसमें 7 दिसंबर तक टेंडर खुल जाएंगे और धनगढ़ी का जो पुल है उसका काम प्रारंभ अगले वर्ष, क्योंकि जब दिसंबर में खुलेगा तो सारी कागजी कार्रवाई होंगी, कहीं जनवरी में जाकर वो प्रारंभ होगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा विकास खंड सभागार में खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख, खंड शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी, शिक्षकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सबकी सहमति से ब्लॉक स्तरीय तथा न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ आयोजन हेतु रोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रतिभाग करने वाले क्षेत्र के युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर अवसर मिलेगा। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। खेल महाकुंभ 2023 की जो है उसकी गाइडलाइन हमारे पास आ गई है। उसके अनुसार हमें 1 से 15 नवंबर के बीच न्याय पंचायत स्तर पर खेल महाकुंभ का आयोजन करना है। उसमें प्रतिस्पर्धाएं होनी हैं और उसके अलावा 16 से हमारे 30 नवंबर के बीच में हमने ब्लॉक स्तर पे करना है। तो आज हमारी ब्लॉक स्तरीय कमेटी की बैठक थी, जिसके संरक्षक हमारे माननीय ब्लॉक प्रमुख जी हैं और मैं उसमें अध्यक्ष हूँ और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी भी सह अध्यक्ष हैं। तो कमेटी के सभी मेंबरों ने जो आज डिसाइड किया, उसमें ये डिसाइड हुआ कि हमारे विकास खंड में चूँकि 4 न्याय पंचायतें हैं, तो 4 न्याय पंचायतों में हमारी डेट जो तय की गई है, नंबर 1 हमारा बंडिया न्याय पंचायत है, उसमें 8 और 9 नवंबर को, और झनकट में भी हमारा 8 और 9 नवंबर को, और बिगराबाग में भी 8 और 9 नवंबर को। एक न्याय पंचायत है हमारी खेतल संडा खाम, उसमें हमें 6 और 7 नवंबर की डेट हमने तय की है। विकास खंड खटीमा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। उसको लेकर आज पूरे विकास खंड के ब्लॉक स्तर के कर्मचारी और स्कूल के स्टाफ गणों के साथ एक बैठक हुई और बैठक में तय किया गया कि कब से स्टार्ट प्रोग्राम करने हैं। बैठक में जो रजिस्ट्रेशन होने हैं, ब्लॉक स्तरीय रजिस्ट्रेशन होने हैं, वो 3-4 से स्टार्ट हो जाएंगे और 16 तक रजिस्ट्रेशन होने हैं। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।